हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो है हमारा हमारा फाइनली हमारा लास्ट लेक्चर है और हमारा 8वां लेक्चर है। और फाइनली आज हम लोगों का लेक्चर समाप्त होने वाला है और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हमारा चौथा चैप्टर जो है उसमें हम लोग चलेंगे। और उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा लेंदी है और हमारा जो फिजिकल में जो हमारा हम लोग कार्य करते हैं उससे रिलेटेड वो चैप्टर आप लोगों को हम देगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अगर उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अब चलते हैं हम लोग अपनी क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक और द्वितीय तथा संपूरक वर्ण से क्या समझते हैं? तो वर्ण जो होता है प्राथमिक वर्ण, सबसे पहले हम लोग प्राथमिक वर्ण को देखेंगे, तब द्वितीय को देखेंगे और तब संपूरक वर्ण को देखेंगे। प्राथमिक वर्ण में क्या बोला गया है कि इसे आधारी वर्ण भी कहा जाता है। ऐसे रंग जिसको मिलाकर सभी रंगों को प्राप्त किया जाता है, यानी ऐसा रंग जिसमें सभी रंग को प्राप्त किया जा सकता है उसे प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। जैसे लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द्वितीय वर्ण पट किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? तो इसे मिश्र वर्ण भी कहा जाता है। दो प्राथमिक वर्णों के मिलने पर जो रंग प्राप्त होता है, दो प्राथमिक वर्ण मिलेगा तभी बनेगा। ये हमारा जो प्राथमिक वर्ण है वो मिलेगा तब हमारा ये प्राप्त होगा, द्वितीय वर्ण प्राप्त होगा। ठीक है, और इसे हम लोग द्वितीय वर्ण कहा जाता है। जैसे मैजेंटा हो गया, सियान हो गया, पीला हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि लाल और नीला मिलकर के मैजेंटा बनता है और नीला और हरा मिलाकर के क्या बनता है, सियान बनता है। और हरा और लाल जो मिलकर के क्या बनता है, तो पीला बनता है। आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने इसी टॉपिक पे तीसरा। तो तीसरा नंबर में संपूरक वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों यानी जिस रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग की प्राप्ति होती है उन्हें संपूरक वर्ण कहा जाता है। जैसे क्या हो गया कि पीला अगर और हम लोग नीला को मिला करके हम लोग सफ़ेद को बना सकते हैं ये, और सियान और लाल को मिला करके एक सफ़ेद फिर बना सकते हैं। मेजेंटा और हरा को मिला करके सफ़ेद बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं संपूरक वर्ण किसे कहते हैं, प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं एंड और द्वितीय वर्ण किसे कहते हैं, आप लोग जान चुके हैं किसे कहते हैं। और इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कई बार जी, क्या पूछ देगा कि मैजेंटा प्लस हरा क्या हो जाता है, आप लोग बताएं ये किस वर्ण पट में आता है। तो आप लोग इसको याद होगा तभी आप लोग बता पाएंगे कि मैजेंटा और हरा मिलकर के सफ़ेद बनता है और ये संपूरक वर्ण होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वर्ण त्रिभुज की व्याख्या करें। ये तो हमारा थ्योरी में भी कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे मार्क कर लीजिएगा। तो प्राथमिक और द्वितीय संपूरक वर्ण को वर्ण त्रिभुज की सहायता से दिखाया जा सकता है। इसे त्रिभुज शीर्ष पर प्राथमिक वर्ण को, भुजाओं के द्वितक वर्णों को तथा केंद्र पर सफ़ेद या संपूरक वर्ण को दिखाया जाता है। ये होता है। अब लाल क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या बोला गया है, लाल को, हरा को और नीला को। जो हमारा क्या होता है लाल हरा नीला, इसे ये हमारा जो होता है लाल हरा नीला, इसको हम लोग अपने कहाँ पे रखेंगे? तो हम लोग इसे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि प्राथमिक द्वितीय संपूर्ण वर्ण को वर्ण त्रिभुज की सहायता से दिखाया जा सकता है। इसे त्रिभुज के शीर्ष पर प्राथमिक वर्णों को रखेंगे। त्रिभुज के शीर्ष पर जो होगा ये प्राथमिक वर्ण रहेगा, ये प्राथमिक वर्ण रहेगा, ये भी प्राथमिक वर्ण रहेगा। और जो भुजाओं में द्वितीय वर्ण रहेगा, जो भुजा होगा वो द्वितीय वर्ण रहेगा। और संपूरक वर्ण कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। संपूरक वर्ण को हम लोग कहाँ पे दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा पीला जो होता है, पीला और क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पीला प्लस नीला बराबर सफ़ेद बनता है। पीला प्लस नीला, आप लोग देख सकते हैं कि पीला प्लस नीला कहाँ पे, ये अगर हम लोग पीला और नीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे
ये दोनों मिलकर के पीला प्लस नीला बराबर सफ़ेद होता है। हरा प्लस जो होता है मैजेंटा मिलकर के सफ़ेद बनेगा, और लाल प्लस जो सियान होगा उसको मिला करके हम लोग सफ़ेद को बना सकते हैं। ये हमारा वर्ण त्रिभुज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको याद करने के लिए इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। आप अगर इस त्रिभुज को याद कर लेंगे तो आपको तीनों जो हमारा वर्ण है उसको आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एंड क्या बोला गया है कि इसमें क्या बोला गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के नाम लिखकर दृश्य प्रकाश को समझाएं। तो सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वे विभिन्न तरंग यानी दैर्ध्य वाले प्रकाश का निर्माण यानी मिश्रण होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जाना जाता है। नीचे विभिन्न चुंबकीय तरंग के नाम और उनके तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम को दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोगों का जो है क्रम, इसके तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम को आप लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम जो हमारा दिया गया है और तरंग दैर्ध्य, एक तरफ हम लोग तरंग दैर्ध्य लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है सबसे नंबर पहला में हमारा रेडियो वेव, जिसे हम रेडियो वेव कहते हैं। जो हमारा तरंग दैर्ध्य कितना होता है 600 m यानी मीटर से 1.5 मीटर तक होता है। ठीक है, और सूक्ष्म तरंग का जो माइक्रोवेव होता है ये 1.5 से 10⁻³ होता है। और जो हमारा अवरक्त तरंग जो होता है जिसे इंफ्रारेड कहते हैं, इंफ्रारेड वेव जो होता है 10⁻³ से यानी 7500 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। अब दृश्य जो तरंग होता है जिसे विजिबल वेव कहते हैं, ये हमारा 7500 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। पराबैंगनी जो अल्ट्रा वायलेट जिसे कहते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 300 एंगस्ट्रॉम होता है। एक्स रे जो होता है ये 300 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁻12 तक होता है। अब गामा जो वेव होता है ये 10⁻12 से लेकर के 10⁻40 तक होता है। ये हमारा तरंग दैर्ध्य था। अब दृश्य प्रकाश जो विजिबल होता है कि किसे कहते हैं दृश्य प्रकाश, तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे। तो विजिबल प्रकाश को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम यानी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को यानी दृश्य प्रकाश कहा जाता है। ये जो हमारा रेशियो रहेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, दृश्य प्रकाश कहेंगे, क्योंकि इसी प्रकाश की सहायता से हम विभिन्न रंगों के वस्तुओं को देख पाते हैं। इसी यानी विजिबल लाइट के कारण ही हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। और दृश्य प्रकाश सफ़ेद रंग का होता है, जिसमें हमारा विजिबल जो प्रकाश होता है क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन इसमें 7 रंग मौजूद रहता है, जिसे हम लोग इसके द्वारा उसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पराबैंगनी तरंग या किरण किसे क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में बैंगनी से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश पराबैंगनी यानी यूवी वेव कहलाता है। ये तरंग हमारे शरीर में टकराने पर त्वचा कैंसर, इसको आप लोग याद रखना है कि पराबैंगनी जो हमारा तरंग होता है उसके कारण हमारे त्वचे में क्या क्या हो सकता है, ये हमारे लिए हानिकारक है, जिसमें त्वचा कैंसर हो सकता है आदि जैसी बीमारियों को खतरनाक बीमारियों को जन्म दे सकती है। इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है 300 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, अब विचलन कोण किसे कहते हैं। तो विचलन कोण क्या है, किसी प्रिज्म से आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को यानी विचलन कोण कहा जाता है। इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। तो विचलन कोण किसे कहते हैं, तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, जिस अपवर्तित हुआ तो वो प्रिज्म से होते हुए निर्गत किरण के रूप में बाहर निकल गया, लेकिन आता हुआ जो वो हमारा ये जो आते हुए प्रतीत बाहर चले गया और ये आती हुई प्रतीत इधर चले गया। तो ये जो आपस में ये यहाँ जो मिला और इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, इसे ही निर्गत, यही कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है, निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख नहीं सकता। इस दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो
हमारा जो निकट दृष्टि दोष होता है वो हमारा दिया गया है, ये क्वेश्चन है। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आंसर में। तो हमको निकट दृष्टि दोष का एक व्यक्ति दिया गया है जो 1.2 मीटर से अधिक दूरी तक पर वस्तुओं को सुस्पष्ट देख नहीं सकता, ठीक है। तो इस दोष से दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि निकट जो व्यक्ति होता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अतः इसे अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। हमारा निकट जो होगा, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो हमें अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा और संशोधित लेंस की फोकस दूरी को हम एफ जो होता है -d में लिखेंगे, ठीक है, जो हमारा -1.2 मीटर हो सकता है। इस तरीके से लिखेंगे, तभी इस दोष से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो हमारा अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, P = 1/f जो मीटर में होता है, और 1 हमारा जो होता है, और फोकस जो दिया गया है -1.2 दिया गया है। तो इससे अगर पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आया, 10/12 आया, ये 5 5 दूना 10, 6 दूना 12, 5/6, तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है। इसका उपयोग करने पर हमारा अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए और -0.83 संशोधित लेंस का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अतः व्यक्ति को यानी -1.2 मीटर फोकस दूरी तथा -0.83 डायमीटर क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ये हमारा हो गया। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, ये भी क्वेश्चन है। तो वह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार का संशोधित लेंस का उपयोग कर सकता है, ये कौन सा संशोधित लेंस उपयोग कर सकता है। तो चूंकि विद्यार्थी को श्याम पट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, अतः विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो हमारा जो है कठिनाई क्या है, श्याम पट्ट पढ़ने में उसको कठिनाई हो रहा है, तो उसको हमारा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसे दूर करने के लिए जो है विद्यार्थी को उचित क्षमता और फोकस दूरी वाले अवतल लेंस या अपसारी लेंस बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, इसका उपयोग करना चाहिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी व्यक्ति को अपने दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायमीटर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायमीटर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है, और जो हमारा संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस जो की फोकस दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग दूरदृष्टि दोष के लिए और निकट दृष्टि दोष के लिए दोनों के लिए बताने के लिए बोले हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारा क्या होगा कि दूरदृष्टि, इसमें क्या होगा कि दूरदृष्टि के लिए सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद निकट दृष्टि। दूरदृष्टि के लिए पीड़ित जो व्यक्ति रहेगा उसको क्या होगा कि P हमारा जो दिया गया है माइनस में, दूरदृष्टि है तो माइनस लगेगा, -5.5 डायमीटर और फोकस दूरी वाट। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा ये क्षमता वाला, F = 1/P, और P जो हमारा इतना दिया गया है, यहाँ से पॉइंट हटा ये 10 आ जाए, 10/55 आया, और ये इससे कटा 2, और ये यहाँ 11, ये -2/11 आया। और इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो ये डिवीज़न करेंगे तो ये -0.18 मीटर आएगा, ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होगा, निकट दृष्टि के लिए P = +1.5 डायमीटर होता है, फोकस दूरी वाट। तो इसमें क्या होगा कि हमको दिया गया है तो, और निकट दृष्टि दोष है तो प्लस में होगा, F = क्या हो जाएगा 1 × क्या हो जाएगा 1/1.5। यहाँ से अगर पॉइंट हटाया या 10 आया ऊपर, और ये 10/15 आया, और ये कटा तो 2/3 आया। उसको अगर ऐसे भाग डिवीज़न करोगे तो ये प्लस में आएगा 0.67 मीटर आएगा, जो उत्तर लेंस में होगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण पट मुख्य
मुख्य प्रकारों के नाम बताएं। तो वर्णपट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध वर्णपट होते हैं और एक अशुद्ध वर्णपट होते हैं, दो होते हैं। और वो शुद्ध वर्णपट किसे कहते हैं? वो वर्णपट जिसमें प्राप्त सभी रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं सुस्पष्ट यानी शुद्ध वर्णपट या शुद्ध वर्णपट कहा जाता है। और अशुद्ध वर्णपट किसे कहते हैं? वो वर्णपट जिसमें एक रंग दूसरे पर आच्छादित हो जाते हैं अशुद्ध वर्णपट कहलाती है। ठीक है, अब हमारा जो है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्णार्ध क्या है? इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्णार्ध क्या है? लेंस में पाए जाने वाले ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों को नहीं देख पाता है, वर्णार्ध कहलाता है। कुछ ऐसे भी हमारे जो मनुष्य होते हैं जो रंगों को नहीं देख पाते हैं, वर्णार्ध, उसे हम लोग वर्णार्ध कहते हैं। और रेटिना में शंकु के कमी के कारण ये बीमारी होती है। ये हमारा किसके कारण होता है? रेटिना में जो शंकु होता है, शंकु सेल जो होता है, वो कोशिका जो होता है उसके कारण होता है। ये एक अनुवांशिक बीमारी है जो एक्स गुण वाले सूत्र वाले से संबंधित है। इसमें एक्स गुण सूत्र जिसका रहेगा उसको ये एक बीमारी होता है। ठीक है, एंड आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।